ऑफिस 365 और क्या देखा था? हाँ, और कुछ चीजों के ऊपर जो इन जनरल टॉक हुई थी वो इंटरनेट और इंट्रानेट के ऊपर, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह, इसके ऊपर हम लोग की बात हुई थी। ठीक है, सो दिस वाज द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स जो हमने लास्ट वीक में देखा। सो लेट्स स्टार्ट विद द, जैसे हमने बात की थी कि भाई एक तो वो भी होगा जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा, तो एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज अगर होंगी उसको एडमिन व्यू नजर आएगा। दूसरा होगा नॉर्मल यूजर व्यू होगा, जहां पर यूजर एक्चुअल में जाएगा और अपना वर्क करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट का जो यूजर है विल डील विद द बाय एंड परचेज, जो बाय एंड परचेज में डील करेंगे फ्लिपकार्ट के बंदे, वो नॉर्मल यूजर रहेंगे, करेक्ट। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस ऑब्वियसली नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कौन एक्सेस करेंगे? ऑब्वियसली जिनको आपने कहां से चालू करते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन का रोल? ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस 365 एडमिन पैनल से। लाइसेंसेस कहां से असाइन करते हैं? लाइसेंस नॉर्मल यूजर के रहते हैं, एडमिन के रहते हैं? दोनों के रहते हैं। एडमिन असाइन करता है एंड यूजर को। कहां से करता हूं? रोल असाइनमेंट जो ऑप्शन है, ठीक है। सो अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी का जो रोल असाइनमेंट ऑप्शन है, वहां से ओवर इज द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर और अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर, he will be able to assign or grant the access or assign the role, and these roles are the administrative roles. So these administrative roles are assigned to the normal user by the Azure Active Directory admin or global admin, ठीक है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन जो नॉर्मल वाला काम है, नॉर्मल जिसमें like we were saying कि if there are 100 employees, there will be maximum 2 or 3 people who will work as an admin. 3 बंदे 2 बंदे ऐसे होंगे जो एडमिन बोलकर काम करेंगे। अच्छा, नॉर्मल यूजर भी होंगे, वो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, और साथ में वो एडमिन भी होंगे। 2 रोल्स हो सकते ना। देखिए, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला, which one is the bigger role? एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके राइट्स ज्यादा होते हैं। तो होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स आपके ज्यादा है, सो प्रेसिडेंस, जो हायर प्रेसिडेंस होता है वो किसको मिलेगा? जो हाईएस्ट लेवल पर आ रही है परमिशन उसको मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को हायर लेवल मिलेगी, हायर अथॉरिटी मिलेगी, ठीक है। परमिशन आगे भी आएगा, बट दैट वुड बी द शेयर पॉइंट परमिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके 2 सेशंस होते हैं, विल सी इन डेप्थ कि क्या होता है वहां पर। So, अभी क्या है, लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट था हमारा वो खत्म। अब जैसे शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कुछ ओवरव्यूज देखे, लेकिन अभी वहां पर कुछ और भी चीजें आनी है, दैट विल सी इन डेप्थ, वो रेगुलर में रहेगा, ठीक है। जैसे कि साइट या साइट क्रिएशन, मैनेजमेंट ऑफ द साइट्स एंड कंटेंट टाइप्स, ये भी कंसेप्ट है, वो भी हम देखेंगे इन टर्म्स, वो भी कंसेप्ट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, यू विल सी दैट, उससे उनका ठीक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया, ओवरऑल जो ऑफिस 365 का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एंड देन शेयरपॉइंट का एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द डेवलपमेंट पार्ट। और डेवलपमेंट में मेनली आपका शेयरपॉइंट डेवलपमेंट रहेगा, पावर एप्स डेवलपमेंट रहेगा, अगेन पावर ऑटोमेट डेवलपमेंट रहेगा। ये 3 चीजों के ऊपर डेवलपमेंट चलता है, ठीक। So we have discussed the concept of internet and the intranet. So what is the internet? So internet is available publicly. The websites of the applications which are developed
publicly, I mean for the public usage, those are the internet websites. The websites which are private or the internet to the organization, those are the intranet websites, है ना? फर्क है ना इंट्रानेट एंड इंटरनेट. SharePoint ऑनलाइन में Poras, Power Automate, ऑफिस का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये जो Azure Active Directory, ये पूरा प्लेटफॉर्म इंटरनेट है या इंट्रानेट? ये पूरा प्लेटफॉर्म जो सो इंट्रानेट है, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड लॉग इन करना पड़ता है, करेक्ट? विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड यू कैन नॉट लॉग इन, करेक्ट है? बिना यूजर नेम के हो ही नहीं सकता कि आप ऑफिस ऑनलाइन में लॉग इन कर सकें. जैसे फेसबुक में आप बिना ऑथेंटिकेशन यूजर नेम पासवर्ड के लॉग इन नहीं कर सकते, करेक्ट? सो ऑथेंटिकेशन क्या होता एंड ऑथराइजेशन क्या होता? To identify the person, that's the process of authentication. And what is authorization? To grant the access or to grant the right to the person who is identified. जो बंदे को आइडेंटिफाई कर लिए उसको एक्सेस देना, राइट्स देना उसको, वो होता है उसका ऑथराइजेशन. ठीक है. So now let's move on to this. Let me draw something here. देखिए जो SharePoint है, ठीक है, so our focus will be on SharePoint from now onwards. So till end of next week हम SharePoint देखेंगे. So let's try to understand what SharePoint really does. So we have seen the overview of features of SharePoint. It was just for your understanding कि SharePoint के features क्या होते हैं. Let me bring that screen again. तो आपको और थोड़ी understanding होगी. Correlate the things. बहुत सही है, सारे फीचर्स उसके ले सकते हैं आप. We have seen that the platform of SharePoint is for the development purposes. The websites developed here are for the internal usage. Who are the users for these kind of websites? These are the internal users or internal employees of that particular organization or the company, whatever it is. तो internal employees होते हैं, वो लोग जो है सो इसको एक्सेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए बंदा अप्लाई करता है, राइट? या इंटरनली आप कुछ डॉक्यूमेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ काम शेयर कर रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इट. या मैनेजमेंट को रिपोर्ट दिखा रहे हैं, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ इट. सो बेसिकली देयर इज टीम कोलैबोरेशन. व्हाट डज दैट मीन? कि टीम एक साथ कोलैबोरेट होना, एक साथ मिलकर टीम ने काम करना, इसको टीम कोलैबोरेशन बोला जाता है. ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है जस्ट बिकॉज ऑफ द टीम कोलैबोरेशन. अगर एक बंदा बोलेगा कि मैं ये कर दूं, दूसरा बंदा बोलेगा मैं वो कर दूं, इससे काम होगा क्या? नहीं होगा. टीम कोलैबोरेशन इज मैंडेटरी. कहीं भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का सक्सेस अगर चाहिए, टीम कोलैबोरेशन होनी चाहिए. ऑब्वियसली बॉस तो एक ही रहेगा. अगर दो बॉस होंगे तो एक अपनी मर्जी चलाएगा. दो प्राइम मिनिस्टर हो सकते क्या? नहीं हो सकते. बट देयर विल बी मिनिस्ट्रीज. ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं,
टॉपमोस्ट बंदा CEO होगा, देन उसके अंदर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन प्रेसिडेंट वगैरह व्हाटएवर इट इज, देन VPs होंगे, असिस्टेंट VPs होंगे, देन सीनियर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, देन टीम लीड्स, देन नॉर्मल बंदे होंगे। तो एक हायरार्की फॉलो होती है, स्ट्रक्चर फॉलो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये टीम कोलैबोरेशन है यहाँ पर। जो लोएस्ट लेवल का बंदा है और जो हाईएस्ट लेवल का बंदा है, ठीक है, जैसे कोई चपरासी है, देखिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर ब्राइब मांगी जाती है, आप 10,000 रुपए ब्राइब है, तो पीवन से लेकर के जो टॉप मोस्ट बंदा है, हर किसी का उसके अंदर अपना अपना शेयर रहता। इसी को तो टीम कोलैबोरेशन बोलते हैं। अगर टीम कोलैबोरेशन नहीं रहा तो वो हराम की कमी इतनी आसानी से नहीं कमा सकते, है ना। ऐसा उनके पास एक टीम कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग है। बेईमानी की चीजों में और इलीगल की चीजों में बहुत अंडरस्टैंडिंग रहती है, बस के ऊपर है ना फैक्टर। तो मेरे अपार्ट फ्रॉम दिस, टीम कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट, कोई भी दुनिया का, नॉट जस्ट रिलेटेड टू IT, इट्स रिलेटेड टू एनी अदर सेक्टर, व्हाटएवर इट इज। अगर सक्सेस चाहिए, चेयर अगर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर है काफी सारे चेयर्स आ जाएंगे। So basically, team collaboration is very important for running a project, for the good results on that particular project, or for the success of that particular project. Then enterprise search, like Google है, Google का क्या ये पब्लिक सर्च इंजिन है, you can find out anything. आजकल लोग बच्चा भी गुम गया तो गूगल पर जाके सर्च करते हैं, इतना स्ट्रांग हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया गूगल, ठीक है बेसिकली। और जैसे we were discussing कि हम लोग भी अपने आप में एक डॉक्टर है, अगर गूगल नहीं होता तो हम लोग भी डॉक्टर नहीं बनते थे। सर दुख रहा तो जाके देख ले रहे क्या है, डॉक्टर पे भरोसा नहीं, जाके टैबलेट्स वगैरह सर्च करते हैं ना। बेसिकली शेयरपॉइंट में भी एक एंटरप्राइज सर्च इंजन है। क्या करता, आपकी जो पूरी कंपनी है उसके अंदर जितने भी, देखो हजारों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी देयर, और कई सारे हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज होंगे वहां पर, कहीं पर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज होंगे। कंटेंट जो होगा उसके अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग जो होती है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप जस्ट इमेजिन कि डेटा और कंटेंट कितना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ ऐसा लिमिटेड नहीं है कि फ्लिपकार्ट में गए, वहां पर प्रोडक्ट्स नजर आ गए, इवन दो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, लेकिन एक लिमिट है उसकी। आप फिर बाद में प्रोसीड करेंगे, पेमेंट कर देंगे। एक तो प्रोडक्ट है, दूसरा पेमेंट है, और आपकी इंफॉर्मेशन है, तीनों ही चीजें, दैट्स इट। लेकिन इंटरनल एक्टिविटीज जो होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर बहुत सारी इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, काम होते हैं, उसका डेटा बहुत बल्क में होता है। अब ये डिपेंड करता कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी कि वो ऑर्गेनाइजेशन या वो जो कंपनी है किस लेवल की है। जितनी बड़ी कंपनी रहेगी, जितने ज्यादा उनके एम्प्लॉयज रहेंगे, उतना उनका ट्रांजैक्शन जो होगा डेटा का वो बहुत ज्यादा होगा, डेटा का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 एम्प्लॉइज है, कहीं पर 5,000 है, कहीं 50,000 है, ये भी हो सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का वॉल्यूम डिपेंड करता उनके ऑपरेशंस के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने इन्वॉल्व है चीजों के अंदर। Basically, in those cases, enterprise search is very important. It plays a very vital role. अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है, obviously it will be difficult. For example, एक छोटी सी मिसाल ये कि कोई बड़ी MNCs वगैरह होती है ना, उनके पास नॉलेज बेस्ड होता है। कहीं कहीं पर जब बंदे कंपनी ज्वाइन करते हैं,
उनको नॉलेज ट्रांसफर दिया जाता है, इसको केटी बोला जाता है। केटी मीन्स ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर जो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है कंपनी, या फिर अगर छोड़कर नहीं भी जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, वो जो न्यू ज्वाइनी बंदा है उसको कुछ डिटेल बताते प्रोजेक्ट के कि भाई हम लोग ने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ, ये रिक्वायरमेंट थी, यहाँ तक हमने इसको डेवलप किया, इतना डिलीवर हो चुका, बाकी ये हमको बनाना है आगे चलकर। अब ये केटी देखिए, हो सकता है कि आधे घंटे में भी मुकम्मल हो जाए, एक दिन में भी मुकम्मल हो जाए, एक हफ्ते में भी मुकम्मल हो जाए, एक महीने में भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है। यू शुड बी रेडी टू वर्क फ्रॉम द डे 1। मैंने पहले ही बोला हूँ कि आप अपने आप को ऐसे तैयार रखो कि पहले दिन से आपने काम करना है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर जाएंगे, हो सकता है आपने किसी को सुना होगा कि यार मेरे पास में केटी दी जा रही, ट्रेनिंग दी जा रही, आराम से चल रहा मामला, 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, 1 महीना गुजर गया। अभी कल की बात है, उनको 2 महीने से जो है सो ट्रेनिंग ही दी जा रही है। बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है। ऐसा हो जाता किस्मत की बात है, ठीक है। ये नहीं कि भाई ऐसे ही चलते रहेगा, आराम रहेगा, शुरुआत में काम नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। एज ए फ्रेशर जाओ या एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस जाओ, 2 ईयर जाओ, 3 ईयर जाओ, वॉट एवर इट इज, 10 साल एक्सपीरियंस लगा के जाओ, काम तो उनको लेना ही, क्योंकि आपको उन्हें पे कर रहे। तो हम लोग को भी रेडी रहना चाहिए फ्रॉम द डे 1, हमको काम करना है। आप ये एक्सपेक्टेशन लेकर के जाइए। हाँ, आपको एडेड है, अगर आपको केटी मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, टाइम मिल रहा है, अच्छी बात है। किसी का लैपटॉप अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा, हो सकता है ये कल से बंद हो जाए, समझ लेना ये कि कल से बंद होने वाला है। लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम है बंदों का, तो किसी को लैपटॉप 3 दिन में आ रहा, किसी को 1 हफ्ते में आ रहा, किसी को 15 दिन में आ रहा। मजे कर ले रहे ना बच्चे से, लैपटॉप आए आ रहे हैं तो काम कहाँ से शुरू करेंगे, चलो उतना ही अच्छा सुकून, ज्वाइनिंग तो होगी, है ना, ऐसा है। लेकिन देखिए, जो काम करने वाले बंदे रहते उनके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती कि उनको कितना गैप मिल रहा है, ट्रेनिंग कितनी लंबी ली जा रही है, उनकी केटी कितनी ज्यादा दी जा रही है, ठीक है, टाइम पास कितना हो रहा है। काम करने वाला बंदा कहीं पर भी काम के लिए ही जाता है। इसके लिए एक्सपेक्टेशन ये रखिए कि फ्रॉम द डे 1 आपको काम करना है, ठीक है। देन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? विदाउट कंटेंट वेबसाइट हो ही नहीं सकती, है ना। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन, इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारे कंटेंट है। हर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होता है। बिजनेस इंटीग्रेशन, बहुत सारे बिजनेस के प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे। ये जो बिजनेस प्रोसेसेस है, फॉर एग्जाम्पल हम लीव की बात कर रहे थे, दैट इज वन बिजनेस प्रोसेस। कहीं पर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, दैट्स आल्सो ए बिजनेस प्रोसेस। कहीं पर आपके कंपनी के अंदर रिसर्च टीम है, वो किसी चीज के ऊपर रिसर्च करे, जैसे कि फार्मा कंपनीज है, फार्मा कंपनीज के अंदर रिसर्च चलती है बहुत सारी, आईटी में भी चलती है, हर सेक्टर के अंदर रिसर्चेस चलती हैं, R&D डिपार्टमेंट उनका होता है। नॉर्मली फार्मा के अंदर बंदे वो पेटेंट वगैरह का रिसर्च करते रहते हैं, नई नई मेडिसिन की रिसर्च चलते रहती है ना। बेसिकली हर चीज का एक बिजनेस फ्लो होता है, बिजनेस प्रोसेस होता है। वो लोग रिसर्च भी कर रहे हैं तो उनकी रिकॉर्ड कीपिंग है। ऐसे नहीं कि कोई भी बस वो टीम में जुड़ गया और उसने अपना अपना बोल दे रहा कि हाँ भाई मैंने ये ढूंढा, मैंने ये ढूंढा, ऐसा नहीं। हर किसी की अकाउंटेबिलिटी होती है हर काम के अंदर, हर किसी का अपना रोल होता है, और पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है कि ऊपर की जो टॉप मैनेजमेंट है वो देख रहे होते हैं कि बंदों का काम किस लेवल तक पहुंचा है, ठीक है। अब जैसा कोविड था, कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने वैक्सीन वगैरह मार्केट में लेकर आई, राइट। काइंड ऑफ उन्होंने अपनी अपनी लेवल पर रिसर्च परफॉर्म की और उसके अकॉर्डिंगली उनके रिजल्ट्स भी है। किसी ने बोला कि ज्यादा इफेक्टिव, किसी ने बोला कि कम इफेक्टिव है, किसी ने बोला कि साइड इफेक्ट हो सकता है, किसी ने बोला कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अलग अलग वैक्सीन अलग अलग कंपनीज ने मार्केट में लेकर आई। कंपनीज के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ठीक है।
बेसिकली उनके पास क्या बिजनेस फ्लोज होते हैं, बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं. हर चीज जो है सो बिजनेस प्रोसेस से गुजरती है, याद रखिए. छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम. ये जो बिजनेस इंटीग्रेशन है, दिस इज नथिंग बट एक बिजनेस प्रोसेस होगा. और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर. याद रखिए, जैसे आप किसी स्कूल में जा रहे हैं एनरोलमेंट करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, इवन तो अगर वो एलकेजी का भी बंदा हो, बच्चा हो छोटा सा, उनका भी अगर एडमिशन करना हो तो क्या है, वो एक बिजनेस प्रोसेस है. यू हैव टू फॉलो दैट. या फिर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कन्वोकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं डिग्री के बाद, माइग्रेशन फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, क्या है, बिजनेस प्रोसेस है. ठीक है. या वहां पर यूनिवर्सिटी में किसी कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, जैसे कि वहां के रोड का कंस्ट्रक्शन है अंदर का, या फिर बिल्डिंग की जो है सो कुछ मेंटेनेंस है. ऑब्वियसली यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होंगी, बाहर के लोगों को भी अब आप एक्सेस करने देंगे. अगेन बिजनेस प्रोसेस है यहाँ पर. एवरीथिंग हैज बिजनेस प्रोसेसेस. जो भी काम होता है बिजनेस प्रोसेसेस के थ्रू होता है, वो याद रखिए. ये जो बिजनेस प्रोसेस होता है इसके अंदर क्या है, कोई भी बिजनेस प्रोसेस, आईटी की मैं बात करता हूँ, डेवलपमेंट. जैसे कि आपको बोला गया कि फ्लिपकार्ट की तरह वेबसाइट बनाओ, या ये बोला गया कि आपको इंटरनल फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उस तरह की वेबसाइट बनाइए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लीव का पोर्टल है, उस तरह का कोई एम्प्लॉय सर्विसेज का पोर्टल बनाइए. अगेन दिस इज द बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं. ठीक है. क्या स्टेप्स रहेंगे, जैसे कि एनालिसिस होगा, डिजाइनिंग होगा, कोडिंग होगा और टेस्टिंग. डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, वेरी स्पेसिफिक. ये हर बिजनेस प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है. एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, दिस इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये चार जो स्टेप्स है, ये दिस इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट से, हम लोग जो रिक्वायरमेंट लेते हैं वाया टीम्स, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग, ऑडियो कॉल, चैट या ईमेल्स वगैरह के ऊपर, ये सब आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे. अब ये जो रिक्वायरमेंट गैदर करेगा उस बंदे को बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट, BA. लेकिन मैंने लास्ट 10 इयर्स में जितनी भी कंपनीज में काम किया हूँ, एक ही जगह मुझे BA मिला, दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिला. ठीक है. इन केस BA इज नॉट देयर, आपको रोल प्ले करना पड़ता है एज ए डेवलपर. आप BA भी बन जाएंगे वहाँ. ठीक. So this is analysis. First of all, you gather the requirement. Requirement gather होने के बाद में आपने उसको सोचा उसके बारे में, इस पे काम कैसे करना है, इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें एफर्ट्स कितने लगेंगे, इसमें मनी इन्वॉल्व है. ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट में टाइम, मनी, एफर्ट्स, ये तीनों एक साथ एक दूसरे के अराउंड में रिवॉल्व होते हैं. ठीक है. जितने एफर्ट्स लगेंगे आपके, जितने एफर्ट्स ज्यादा है उतना टाइम ज्यादा लगेगा, और जितने टाइम ज्यादा लगेगा उतना पैसे ज्यादा लगेंगे. जैसे कि एक एम्प्लॉय अगर उसकी सैलरी इफ ही इज अर्निंग 50,000 रुपीज, इफ इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 3 months, 3 महीने की तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी का. इट्स नॉट जस्ट 50,000, वहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज भी तो यूज होते हैं ना. लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, वहाँ की AC होगी, वहाँ का रेंट होगा, जगह का चेयर होंगे, टेबल होंगे, many other things, many other factors are involved in this. एनालिसिस होगी, आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं बेस्ड ऑन कि आपका टाइम कितना जा रहा है, एफर्ट्स कितने जा रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग दी जाती है, बजटिंग होती है. क्लाइंट को बोला जाता है इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और उसका इतना बजट आपको लगेगा. यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. समझ, ये चीज होती है, ये एनालिसिस में आता है. और ये भी देखा जाता है कि वो काम हो सकता है कि नहीं हो सकता.
ऑब्वियसली एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर कोई चीज बनी है वो तो जैसे क्लाइंट यूजुअली बोलते हैं कि हमने ऐसी रिक्वायरमेंट कहीं पर बनी हुई देखी थी इस तरह की फंक्शनैलिटी, ऑब्वियसली बन सकता है। या कभी ऐसा होता कि वो आपके पास में आते और जब वो लोग आपको रिक्वायरमेंट देते हैं तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ भी होती है, बिकॉज क्लाइंट इज नॉन टेक्निकल पर्सन मोस्टली, उसको आईटी का नॉलेज नहीं होता या टेक्निकली उनको नॉलेज नहीं होता है, उनकी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम आपके पास में लेकर आते हैं, बोलते हैं कि सोल्यूशन दो, ठीक है। जैसे कि लीव का प्रोसेस है, लीव के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या थी उनको, अब वो बंदा पेपर लेकर जाएगा हर टेबल के ऊपर, या फिर वो बंदा मेल कर दे रहा, कभी मेल स्किप हो जा रहा, या कभी ऐसा हो रहा कि बंदे ने मेल का रिप्लाई कर दिया, वो मेल जाकर डिलीट हो जा रहा। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एचआर अब चेक करना चाह रहा है कि भाई इस बंदे ने कितने लीव्स लिए हुए हैं। अब कितनों के मेल चेक करेगा वो जाके, मान लो कि आपने पूरे साल भर में 10 लीव्स लिए हैं, दूसरे ने 20 लिया है, किसी ने 5 लिया, किसी ने 30 लीव्स लिए हैं। अब हर बंदों के मेल चेक करते अगर बैठेंगे, ये बहुत मुश्किल टास्क है एंड ऑफ द डे, जब या एंड ऑफ द मंथ, नॉट एंड ऑफ द ईयर, जब एंड ऑफ द मंथ चेक किया जाएगा कि भाई कितने बंदों ने कितने लीव्स लिए हुए हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना। उनकी सैलरी तो उनके लीव्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि वर्किंग डेज कितने थे और उन्होंने नॉन वर्किंग डेज उनके लीव्स जो लिए थे वो कितने हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम थी। इसका सोल्यूशन ये हुआ कि उन्होंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया, नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चले गए, और देन लास्ट में एंड ऑफ द मंथ जब एचआर एक बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो एचआर के पास में एक पूरी एक्सेल शीट या एक रिपोर्ट जनरेट होके मिल जाएंगी। उस रिपोर्ट के अंदर एम्प्लॉय वाइज वर्किंग डेज आ जाएंगे और नॉन वर्किंग डेज आ जाएंगे। अगर एम्प्लॉय का नाम होगा, दूसरे कॉलम में वर्किंग डेज कितने में और नॉन वर्किंग डेज कितने और लीव्स कितने। जैसे कि मान लीजिए 31 डेज या 30 डेज का वीक है, उसके अंदर 2 वीकेंड आए हैं, 30 डेज का मंथ है, उसके अंदर 4 वीकेंड्स आए हैं, 4 into 2 8 छुट्टियां, जैसे सैटरडे और संडे। आउट ऑफ 30 वर्किंग डेज तो 30 माने जाएंगे, वर्किंग इन द सेंस जो पेएबल है, जो ऐसा दिया जाता है सैलरी, वो 30 डेज का दिया जाता। सैटरडे संडे उन दोनों की काउंट कर लेते। तो इवन दो आपने 22 डेज काम किया है, 8 डेज आपको लीव मिले, क्योंकि आईटी में सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, करेक्ट, हर किसी को 99%। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई छुट्टी ले लेते हैं तो वो तो डिडक्ट होना चाहिए ना आपकी सैलरी में से। सो बेसिकली ये रिपोर्ट आप देखेंगे, उसके बेसिस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भेज देंगे नंबर ऑफ डेज की, वो बंदे फाइनेंस एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो देखेंगे, और बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट फ्रॉम द एचआर दे विल प्रोसेस योर सैलरी, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस, तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन, तो इनको एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अवेलेबल, आपने डेवलप किया इस तरह का सिस्टम, लीव का पोर्टल वगैरह, ठीक है। जब आप ये डेवलप किए तो ये गया अपने एक सॉल्यूशन बनकर। तो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता, लेकिन एक बात याद रखिए, क्लाइंट कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दे देता है जिसका उसको लगता है कि बजट है साइकिल का, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कार, ये तो नहीं हो सकता, गधे और घोड़े में फर्क होगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको, पूरे एनालाइज करना पड़ेगा, और इसमें बंदे इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा ऐसे ही कॉस्टिंग करके दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता कॉस्टिंग के लिए। ज्यादातर टॉप मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होती, कितनी कॉस्ट लगेगी, या सीनियर मैनेजर्स इसमें इन्वॉल्व होते, ठीक है। लेकिन हाँ, रिक्वायरमेंट अगर आई, मैनेजर आपको पूछ सकता है कि भाई इसको कितना टाइम लगेगा, आप बोलेंगे कि लेट मी डू द एनालिसिस ऑन दिस, लेट मी डू द R&D ऑन दिस, मैं चेक करके बोलता हूँ, इस तरह से आपका जवाब रहेगा। हो सकता है वो 1 घंटे की रिक्वायरमेंट हो, 1 दिन की हो, 1 हफ्ते की, 1 महीने की हो, 6 महीने की हो सकता है। प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी, याद रखिए आईटी के अंदर। इसमें नहीं तो बुरे फंस जाते। कैसा कि
रिक्वायरमेंट आ गई, आपने बोला कि इसको 1 हफ्ता लगेगा, मान लो कि वो 1 हफ्ते में नहीं, अब मैनेजर तो आपके पास आकर खड़े रह जाएगा, आपने बोला था 1 हफ्ता, चलो लाओ, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, पहले ही अच्छे से एनालाइज किया कि हो सकता है कि वो जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 महीने की थी, आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता, फिर आपको रात दिन एक करना पड़ता। ठीक है, या फिर अगर समझदार लोग हैं कंपनी में तो आप कन्वे कर सकते कि नहीं देखो इस वजह से टाइम इसका बढ़ रहा है, मैंने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया था, बट ये हमेशा नहीं होना चाहिए, एक आध बार होगा तो बंदा समझ सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस वो कुछ महीनों में समझ में आ जाती है, 1-2 महीने 3 महीने गुजरते हैं, कंपनी के एनवायरनमेंट कल्चर पे भी वो डिपेंड करता है, बहुत कुछ ऐसा है। तो याद रखिए एनालिसिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने अच्छे से उस पर अपना दिमाग लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता, मुझे क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या इसमें सिर्फ शेयर पॉइंट का ही काम है या पावर एप्स का भी काम है या पावर ऑटोमेट का भी काम रहेगा या इसमें माइग्रेशन का भी काम रहेगा, या नहीं सिर्फ पावर एप्स और पावर ऑटोमेट है या सिर्फ पावर एप्स है इसके अंदर। यू नीड टू थिंक इन दिस वे, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है ओवरऑल, समझ में आ रही बात। तो बेसिकली एनालिसिस होगी, टाइम बजट एस्टिमेशन दिया जाएगा, क्योंकि टाइम भी इम्पोर्टेंट है और बजट भी इम्पोर्टेंट, याद रखिए। और एक बात याद रखिए, आईटी के अंदर अगर काम आपको लगता है कि 3 दिन में हो जाएगा, यू हैव टू से 5 डेज, ये 4 डेज में हो रहा तो यू हैव टू से 6 डेज, या 1 दिन में हो रहा है तो यू हैव टू से 1.5 डे, 1 घंटे में हो रहा तो बोलना है 2 दिन, सॉरी 2 घंटे, 4 आवर्स में होता है तो आप बोलना है कि 6 घंटे में होगा, 7 घंटे में होगा। ऐसा क्यों है? उसको बोलते हैं बफर टाइम। मुझे पता है कि मैं यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर कितनी देर में तय करूंगा। देखो कभी ना रिक्वायरमेंट ऐसी आती, बल्कि हमेशा ज्यादातर ऐसी आती, इवन आफ्टर 10 years मुझे आज भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती जो मैंने लाइफ में कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, कभी लाइफ में मैंने नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने, ठीक है, बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, मैंने कभी रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। ऐसा होता है कई दफा, नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट। तो अब आपको थोड़ा उस पर R&D करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता, सोचना पड़ता क्या क्या रिसोर्सेस इन्वॉल्व है, कितने रिसोर्सेस आप यूज करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज करेंगे, कोडिंग के लिए अंदाजा कितना टाइम लगेगा आपको, लो कोड में कितना टाइम लगेगा आपको, डेटा सोर्स डिजाइन करने में कितना टाइम लगेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन में कितना टाइम लगेगा, सभी माइन्यूट से माइन्यूट लेवल के फैक्टर आपको एनालाइज करेंगे आप, यू विल बी ए गुड डेवलपर। हर एक छोटी से छोटी चीज को एनालाइज करना जरूरी होता है, ये चीज आपके लिए बहुत आसान है क्रिएट करती है। बेसिकली जो बफर टाइम होता है वो ये है कि भाई डेवलपमेंट, मुझे पता है कि मैं 1 किलोमीटर कितनी देर में चलूंगा, मान लो कि मुझे 15 मिनट्स लग रहे फॉर एग्जांपल, मैं उनको बोलूंगा कि मैं 20 मिनट्स में आऊंगा, मैं बोलूंगा कि 25 मिनट्स मुझे लगेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोलना पड़ेगा कितना टाइम आपको लगेगा, बट उसके अंदर कुछ ऐड करके, उसको बोलते हैं बफर टाइम। और ये बफर टाइम पूरी दुनिया को मालूम रहता। हम खुद जब क्लाइंट से ज्यादा जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं या फिर हायर अथॉरिटीज होती है, तो पूछते हैं अरे कितना टाइम लगेगा, भाई इतना लगेगा, वो खुद कभी पूछते हैं कि इसमें बफर टाइम भी तुमने ऐड किएगा। अगर आप बोलते हैं कि बफर टाइम नहीं है, ऐड करो बफर टाइम कितना लगेगा, फिर आप खुद बोल देते हैं कि इंक्लूडिंग बफर टाइम इतना टाइम लगेगा इसमें। अप्रोक्सीमेटली का वर्ड बहुत अच्छा रहता कभी भी, अप्रोक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, एक्सेप्शनल। इससे क्या होता है कि बंदा जैसे बच जाता कुछ चीजों से। मैंने ऑलमोस्ट बोला था, एग्जैक्ट नहीं बोला था, ऐसा रहता। लेकिन याद रखिए ये जहाँ पर टाइमली डिलीवरी होती है ना किसी चीजों की, क्लाइंट बोलता है कि मेरे को ये डेट तक चाहिए, वो
रेट तक डिलीवर करना जरूरी होता है। ठीक है, आपने एक बार बोल दी कि ये रेट पर मैं दे दूंगा तो देना ही पड़ेगा। हाँ, कभी कभी ये चीजें चल जाती है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है चीजों के, इसलिए पहले ही टाइम ज्यादा ले लो, कोई इशू नहीं। क्यों, मसला क्या है मालूम यहाँ पर, बफर टाइम क्यों है? डेफिनेटली वो उतना जो डिस्टेंस है 15 मिनट में कवर हो जाएगा, बट फिर 20 मिनट 25 मिनट क्यों लिए जा रहे हैं? इसके लिए है कि इशू ये होता है, अगर एरर आ गई तो क्या करूं? आपने सोचा कि रोड अच्छी होंगी, मैं 15 मिनट में चले जाऊंगा, और वहां पर जब पहुंचे तो रोड के अंदर बहुत सारे होल्स हैं। ठीक है, इतने बड़े होल रहते कि पूरी ट्रक अंदर चले जाएंगे, ऐसे भी होल्स होते। अब बंदा कहां से जाएगा, उसको जगह ही नहीं है तो। ठीक है, अच्छी रोड को जो है सो खराब करके फिर से उसके ऊपर कुछ नए कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, तो ये अपने हाल है। ऐसा हो सकता है ना भी एरर आ गया, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आपको मालूम था कि ये रोड 2 महीने पहले अच्छे से बनी, आज देखे तो पूरा बारिश ने आके सब खराब कर दिया। ठीक है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एरर आ सकती है, एरर आ गई तो आप अटक जाते, लटक जाते, मामला वहीं पर ब्लॉकर हो जाता, ब्लॉक हो जाता, आप स्टॉप हो जाते वहां पर। इट विल बी शो स्टॉपर फॉर यू। तो अब आप वो एरर ढूंढने में टाइम डालते, इधर टाइम होते रहता और इधर जो है आप एरर ढूंढ रहे हैं। आज डिलीवरी करते हैं, आज देख रहे तो क्या एरर आ गई इसमें, अचानक से एरर आ जाती है, अपने को पता भी नहीं चलता, अचानक रहता है, ये मैजिक हो जाता। कल तक कोड अच्छा चल रहा था, आज क्या होगा, ये बहुत कॉमन है। कभी ऐसा होता है एरर आ गई तो सीनियर बंदे रहते हैं परेशान हो जाते, ये क्या। मैं भी 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले मैंने एग्जीक्यूट किया था, एरर आ गई। कोइंसिडेंट देखिए, कभी होता भी ऐसा, एरर्स आ जाते कभी, जहाँ डरे हो वहीं शाम में, ऐसी बात। इश्यूज होते हैं ऐसे लिटरली, तो इसके लिए बफर टाइम जरूरी है। अगर ऐसे एरर्स आ गई तो आपके पास में वक्त होता है, टाइम होता है, आप उसको एनालाइज करके वापस देते हैं चीजों। ठीक है, तो एनालिसिस होती है, देन डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग है, इट्स ए प्रोटोटाइप। कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, प्रोटोटाइप बनाते हैं आप, डिजाइन बनाते हैं उसका, तो ये इस तरह के फीचर्स होंगे, इसमें ये फंक्शनैलिटीज होंगी, ये इसका एक मॉडल है। एक जो मॉडल आप बनाते हैं उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है, करेक्ट, प्रोटोटाइप, दैट विल बी ए मॉडल, इसको प्रोटोटाइप बोलेंगे। अगेन ये डेवलपर करेगा या एक डिजाइनर करेगा, डिजाइनर नहीं है तो आप ही को करना ही है। देन आएगा डेवलपमेंट के पास, आप फुल्ली वहां पर जो भी इधर लो कोड है, फुल कोड है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, व्हाटएवर इट इज, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वहां पर पूरा डेवलपमेंट करेंगे आप। देन फाइनली जब डेवलपमेंट हो जाए तो टेस्टिंग करेंगे आप, टेस्टिंग होगी, तो टेस्टिंग के बाद में चीजों को फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, फिर लोग उसको यूज करना शुरू करेंगे। और टेस्टिंग के बाद और एक फेज होता है जिसको सपोर्ट या मेंटेनेंस बोला जाता है, जब आप डिलीवरी दे देते, डिलीवरी होने के बाद में हो सकता है कि उन्होंने कोई नई चीज ऐड कर दी हो उसके अंदर, या फिर कोई इशू आ गया या बग आ गया उनके एप्लीकेशन के अंदर, हो सकता है। टेस्टिंग होने के बावजूद आपने भी टेस्ट किया, क्लाइंट ने भी टेस्ट किया, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में भी इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद भी आपको वो अप्रोच करते हैं कि भाई देखो ये नई चीज ऐड करो, या जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज में ये इश्यूज आ रहे हैं इसको रिजॉल्व करो। ठीक, उसको मेंटेनेंस बोला जाता है। एनालिसिस, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग, और यू कैन से मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC इसको बोला जाता है, याद रखिए, कभी इंटरव्यू पूछ सकता है। अब इसकी कुछ मेथोडोलॉजीज है, इसमें एक है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है अजाइल, इसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। देन कम्स बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस नथिंग बट द रिपोर्टिंग पार्ट और द समरी ऑफ द वर्क, है ना। टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट देना है या समरी देना है या कोई स्टैटिस्टिक देना है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पर
पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, लाइन चार्ट। देखो स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत सारे हम लोग टूल्स यूज करते हुए आए हैं, है ना। मैथमेटिक्स में भी हमने देखा, स्टैटिक्स में हमने देखा कि कुछ बार चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होते हैं, जैन चार्ट होते हैं, फ्लो चार्ट, बहुत सारी चीजें। ये क्या एक विजुअलाइजेशन आपको मिलता है, उससे आप आसानी से अंडरस्टैंड करते हैं चीजों, ठीक है। लेकिन अगर वही आपको थियोरेटिकल उसके नोट्स बना के दिए जाए, T20 का मैच है, उसकी जो हम लोग समरी देखते हैं, स्टैटिस्टिक देखते हैं, बड़ी आसानी से हम बोल सकते हैं कि यार हाँ इतने ओवर में इतने रन बने, इस ओवर में इतने विकेट गए, हाईएस्ट रन कौन सी ओवर में बना। और वही अगर थियोरेटिकल आपको लिख कर दिया जाए, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। आप उसको रीड तो कर लेंगे बट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है, राइट। आपको वक्त लगेगा उसको पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए। रीडिंग के लिए भी टाइम जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी टाइम जाता है। लेकिन जहां पर चार्ट्स वगैरह आते हैं उसको बिजनेस इंटेलिजेंस बोला जाता है। डैशबोर्ड, चार्ट, समरी, बिजनेस इंटेलिजेंस, कि भाई इंटेलिजेंट वे में काम करो। अब मैनेजमेंट के पास में टाइम है नहीं उतना, वो रीड करते बैठे, उनको विजुअलाइज करके बताओ चीजों को आसान करके। एक पिक्चर में आप पूरी चीजों को लाके रख देते थे, तो आपको 10 पेजेस, 2 पेजेस, 5 पेजेस लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक स्क्रीन बनाओ, डैशबोर्ड, उसके ऊपर कुछ विजुअलाइजेशन रख दो। जैसे ये भी एक विजुअलाइजेशन जो आप देख रहे हैं, चीजें अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान हो जाती है। अदरवाइज क्या है, फिर टीम कोलैबोरेशन में क्या होता है, ये होता फलाना। तो ये क्या है, इंटेलिजेंट वे है टू रिप्रेजेंट द डेटा और टू प्रेजेंट द डेटा। डेटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द डेटा, व्हिच इज थ्रू द बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। और पावर प्लेटफॉर्म के अंदर एक सेपरेट टूल है व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन द मार्केट राइट नाउ, दैट इज पावर BI, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। ये टूल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे मैं आगे भी लास्ट में बोला हूं आप लोग को। पावर BI बहुत ज्यादा यूज होता है आज मार्केट के। बट शेयर पॉइंट के ये सारे फीचर्स है, और ये सारे फीचर मिला के वेब पोर्टल बनता है, या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनती है। ये सभी फीचर्स मिला के वेबसाइट बनती है, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द UI। लेट्स गो हियर, ऑल एप्स, एक्सप्लोर ऑल एप्स, यहाँ पर भी अवेलेबल होता है। दिस इज योर SharePoint, लेट्स गो हियर। जैसे ही आपने एप्लीकेशन को क्लिक किया, you will be landed on this particular page. This is called the landing page of SharePoint. SharePoint का landing page है, सबसे अहम पेज होता है, जहां पर आपको कई सारी साइट्स वगैरह नजर आएंगी। वो साइट्स जो आपने रिसेंटली यूज की हुई है, या वो साइट्स जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, सभी यहाँ पर लिस्ट आउट होंगी। जनरल अनाउंसमेंट, कम्युनिकेशन साइट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जीरा अनाउंसमेंट, टीम लीड्स, ई-कॉमर्स, HR डिपार्टमेंट, ये अलग अलग साइट्स है। ये साइट तो ठीक है, वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट में अब ये साइट्स क्या है, ये सभी जो मैं बोल रहा हूँ ये साइट्स है। लेट्स सी एंड एक्सप्लोर, ये जो कंसेप्ट है साइट का भी हम देखते हैं। सबसे पहले आपका ऑफिस जो टेनेंट है, आपके ऑफिस टेनेंट में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, दैट्स क्वाइट क्लियर। उन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है SharePoint। SharePoint में अभी हम आ गए, so let me just name it over here। ये आपका है SharePoint। अभी SharePoint के अंदर कंसेप्ट है साइट्स का। SharePoint ओवरऑल SharePoint का एक टेनेंट होता है, ये SharePoint का टेनेंट है, इसको SharePoint टेनेंट बोला जाता है, which is part of Office 365 या Office Online बोलिए या Microsoft 365 बोलिए।
एक ही बात है, या ऑफिस टेनेंट बोलिए एक ही बात। शेयर पॉइंट एप्लीकेशन और शेयर पॉइंट ऑनलाइन, शेयर पॉइंट टेनेंट इज द सेम थिंग। शेयर पॉइंट एप्लीकेशन बोलिए, शेयर पॉइंट ऑनलाइन बोलिए, शेयर पॉइंट टेनेंट बोलिए, एक ही बात हो रही है, ठीक है। किसी भी टेनेंट के मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं या एटलीस्ट सिंगल एप्लीकेशन साइट्स होते हैं, या फिर एटलीस्ट सिंगल साइट तो जरूर होती है। देखिए, जब आप ऑफिस 365 रजिस्टर किए, सब्सक्रिप्शन लिया आपने, शेयर पॉइंट आपके साथ में आया सब्सक्रिप्शन में। जब आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे शेयर पॉइंट के ऐप के ऊपर, यू विल बी लैंडेड ओवर दिस पेज। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नजर आएंगी जो रहेगी, या एक साइट नजर आएगी। हियर एप्लीकेशन इज नॉट द करेक्ट वर्ड, क्योंकि हम एप्लीकेशन को यूज करेंगे शेयर पॉइंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर साइट रहेगी विच इज द कम्युनिकेशन साइट, या कभी किसी को ये साइट नजर नहीं आएगी, ये भी हो सकता। आप जब लैंडिंग पेज पर आएंगे तो यहाँ पर कम्युनिकेशन साइट ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आएगा। बट रिमेम्बर दिस थिंग, ए बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन साइट होती है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि विदाउट अ साइट शेयर पॉइंट इज नथिंग। शेयर पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है, शेयर पॉइंट की एप्लीकेशन या वेबसाइट जो बनती है अगर वो एग्जिस्ट करती हैं, दैट मीन्स के देयर इज ए साइट विद इन। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट को सब्सक्रिप्शन के साथ में कम्युनिकेशन साइट बनाकर दे देता है। दिस इज द कम्युनिकेशन साइट जो आप यहाँ देख रहे हैं। विल कम टू दैट पॉइंट। बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये साइट्स क्या होते हैं, ठीक है। There are three types of sites in SharePoint. There are three types of sites in SharePoint. One is site collection, other is upside, and third is the subsite. Hierarchical अगर इनको बोलूं तो upside टॉप में आएगा, then site collection आएगा, then subsite आएगा। अपसाइड, साइट कलेक्शन एंड सबसाइट, ये तीन चीजें होती है। लेट मी जस्ट ड्रॉ ए पिक्चर ओवर हियर। ओके, देखिए इसको हम क्या करते हैं, लेट मी नेम इट एज, इसको हम बोलते हैं अपसाइड। ये अपसाइड हो, ये अपसाइड हुआ, दिस इज ऑल्सो अपसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेंगे ना तो आपको शेयर पॉइंट को जो आर्किटेक्चर है, जो बेस है, वो आपको बहुत अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। और इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट, बेसिकली बहुत आसान है। देखिए, शेयर पॉइंट के अंदर तीन साइट्स होती हैं जिनका हम नाम ले रहे हैं। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। एक होती है अपसाइट, एक होता है साइट कलेक्शन, दूसरा थर्ड वन होता है सबसाइट। शेयर पॉइंट में सबसे पहले तो है अपसाइड। साइट इज नथिंग बट एंड ऑफ द डे एक साइट है। साइट कलेक्शन भी एंड ऑफ द डे एक साइट है, और सबसाइट भी एंड ऑफ द डे एक साइट है। इतना सिंपल कंसेप्ट है ये। लेट्स एक्सप्लोर इट, नो डाउट। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट डू वन थिंग। इसको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए जो अपसाइट होती है, अपसाइट के अंदर साइट से रिलेटेड कुछ साइट कलेक्शंस होते हैं। अपसाइट से रिलेटेड कुछ साइट कलेक्शंस होते हैं।
ड्रॉ किया हूँ इसको। इसकी मीनिंग है, क्या मीनिंग है कि देखिए शेयर पॉइंट के अंदर बेसिकली शेयर पॉइंट एप्लीकेशन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ अपसाइड, सबसाइड एंड साइड कलेक्शन। सबसे ऊपर हायरार्की में आता है अपसाइड। अपसाइड के अंदर होते हैं साइड कलेक्शन। So upside is nothing but collection of side collection. Okay? Upside is collection of side collection. ठीक है। और जो साइड कलेक्शन होता है, अब इसको हम नेम देते हैं यहाँ पर, लेट्स नेम इट एज साइड कलेक्शन। ठीक है, ये साइड कलेक्शन, ये भी साइड कलेक्शन है। This one is also side collection. तो upside होता है, within that side collection होता है। So upside, अभी देखो नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखिए कोई भी जो शेयर पॉइंट की एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या है, अपसाइड है, ये अपसाइड, ये अपसाइड। तो कलेक्शन ऑफ अपसाइड मिलकर के एक शेयर पॉइंट की एप्लीकेशन बनी है। लेकिन जब अपसाइड में चले जाएंगे आप, तो अपसाइड इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट साइड कलेक्शन। यहाँ पर 3 साइड कलेक्शन एंड देन दीज 4, टोटल 7 साइड कलेक्शन है इस अपसाइड से जुड़े हुए। इस अपसाइड के अंदर भी कुछ साइड कलेक्शन होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 10,000 साइड कलेक्शन हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? 10,000 साइड कलेक्शन हो सकते हैं। अब ये भी आपका साइड कलेक्शन है। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट। ये जो साइड कलेक्शन है ये किसी भी अपसाइड का हिस्सा है क्या, बताइए? है नहीं है, करेक्ट। ये कोई भी अपसाइड के अंदर नहीं आया, ये खुद में एक साइड कलेक्शन बना। ये हो सकता कि ऑब्वियसली अगर अपसाइड है तो उसके कुछ साइड कलेक्शंस होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर साइड कलेक्शन अपसाइड का कुछ हिस्सा हो। इट्स नॉट मैंडेटरी दैट a side collection is the part of the upside. There can be some subside, there will be some side collections which will be associated with upside, and there will be some side collections which will not be associated with upside. कुछ upside के अंडर में साइड कलेक्शंस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि साइड कलेक्शन होल एंड सोल, वन मैन शो, उधर कोई अपसाइड की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, उनका कोई पेरेंट नहीं है। बेसिकली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है यहाँ पर। अपसाइड पेरेंट है, उसका चाइल्ड साइड कलेक्शन है। लेकिन यहाँ ऐसे हो सकता कि इसका कोई पेरेंट नहीं है, ये भी हो सकता। ये जो साइड कलेक्शन देंगी इसका कोई पेरेंट नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो ऐसा होता ना कि फैमिलीज बढ़ जाती, शादियां हो जाते, फिर वो पेरेंट्स से अलग हो जाते। लिटरली ऐसा हुआ कि कहीं पर बच्चे पेरेंट्स से, 4 भाई है, 3 भाई पेरेंट्स से जुड़ के, एक भाई बोला कि मैं बाहर जाता हूँ, अलग से रह जाता हूँ। उसने पेरेंट्स को छोड़ दिया, वहां पर लाइट ले लिया। वो काम यहाँ पर हुआ। ये साइड कलेक्शन में बोला कि मुझे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना है, आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद द पेरेंट्स। तो अब साइड से उसने अपने आप को अलग कर दिया, पेरेंट्स से उसने अपने आप को अलग कर दिया। ये पेरेंट के बाद में 3 बच्चे बच गए। ठीक है, सर आई बैठे, अंदर बैठे। लेकिन ये रिवर्स में होता, 3 ऊपर हो गए, असल में 3 नीचे होना चाहिए। कभी एक आधा बच्चा ही साथ में रहता, पेरेंट्स इतने नहीं रहते एक साथ। सो बेसिकली ये कंसेप्ट यहीं पर है। ठीक है, कि अपसाइड पेरेंट रहेगा, साइड कलेक्शन चाइल्ड रहेंगे उसके, क्लियर है। लेकिन ऐसा हो सकता कि कोई सेपरेटली रहेगा, अलग से। देखिए जितने भी अपसाइड है वहां साइड कलेक्शन होंगे। नाउ साइड
कलेक्शन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सबसाइट्स. ये सबसाइट्स यहाँ पर ये सबसाइट. यहाँ पर भी साइट कलेक्शन है तो सबसाइट्स होंगे. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ में पेरेंट के साथ में रहते. ये सभी आपके सबसाइट्स सबसाइट है. ये सबसाइट है, ये सबसाइट. बेसिकली collection of subside is site collection. Collection of subside is site collection. Collection of site collection is upside. और collection of upside, site collection, subside is nothing but SharePoint या SharePoint application या SharePoint tenant. समझ में आ रही बात? बट यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन रहेगा कि देखिए अपसाइड और सबसाइड इज नॉट मैंडेटरी. याद रखिए अपसाइड सबसाइड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जहां पर अपसाइड है, साइड कलेक्शन है, सबसाइड है. जैसे इस केस में अगर हम लेते हैं, यहाँ पर अपसाइड भी है, इसके अंदर साइड कलेक्शन है, सबसाइड. तो ये क्या है, ये ग्रैंड पेरेंट, मान लो कि ग्रैंडफादर अपसाइड, देन फादर साइड कलेक्शन, देन जो चाइल्ड है वो सबसाइड है. लेकिन इस केस में क्या है, डायरेक्ट फादर है और देन चाइल्ड है. ये रिलेशन हो सकता है. अदर केस में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ साइट कलेक्शन है, दूसरा कुछ भी नहीं. जैसे कि हम डिफॉल्ट कम्युनिकेशन साइट की बात कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, उसके अंदर सिर्फ एक साइट कलेक्शन रहता है विच इज कम्युनिकेशन साइट. ना उसके अंदर कोई सबसाइट होती है, ना उसका कोई पेरेंट होता है एसोसिएटेड. बेसिकली अगर SharePoint की कोई एप्लीकेशन है, it means that there is at least one site collection. What important is site collection? It's not mandatory that there should be one upside or one subside, but the mandatory here is there must be a site collection at least. अब ये जो upside है, site collection है, subside है, बेसिकली होता क्या कि लेट्स मूव ऑन टू गूगल. ये बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको. वी नो वेरी वेल कि जो गूगल कंपनी है उसने बहुत सारी एप्लीकेशंस हमको दी हुई है. जैसे कि लेट मी जस्ट ओपन, देखिए प्ले स्टोर है, जीमेल है, ड्राइव है, यूट्यूब है, गूगल सर्च है, मैप्स है, न्यूज है, बहुत सारी यहाँ पर एप्स है गूगल की. ये गूगल के एप्स बोला जाता है ना इनको. थोड़ी देर के लिए गूगल एप्स की जगह गूगल के साइट है समझ लीजिए. ठीक है, गूगल के साइट्स है. मेन अम्ब्रेला क्या है, गूगल. यहाँ मेन अम्ब्रेला क्या है, SharePoint है. यहाँ गूगल है. ये प्ले स्टोर है, और फिर आपका ये जीमेल अनदर साइट. प्ले स्टोर एक साइट है, जीमेल एक साइट है, गूगल ड्राइव अभी लॉगिन करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव एक साइट है, यूट्यूब एक साइट है, गूगल सर्च एक साइट है, गूगल मैप्स एक साइट है, गूगल न्यूज एक साइट है. ये सभी क्या है, अलग अलग साइट्स है, बट इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, google.com. गूगल, यहाँ भी गूगल आया, यहाँ भी यूट्यूब है, बट स्टिल इट इज फ्रॉम द गूगल. ये गूगल से आया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सभी जगह देखिए गूगल का रेफरेंस आ रहा है. मीन्स क्या है कि ये बहुत सारी साइट्स हैं
जो एक अम्ब्रेला में आती है, विच इज नथिंग बट द गूगल.